अभी आपका दूसरे वीडियो में मैं आपको आगे के समझा रही हूँ। विद्यार्थियों को गीता, ज्ञानेश्वरी, उपनिषद, अंग्रेजी आदि की शिक्षा देने का विवरण प्रस्तुत करते हुए अंत में वे लिखते हैं, अंत में सत्याग्रह आश्रम के निवासी के रूप में मेरा आचरण कैसा रहा यह कहना आवश्यक है। पहला है अस्वाद व्रत। इस विषय में भोजन संबंधी प्रकरण ऊपर लिखा जा चुका है, यानी जो भोजन वो जैसे करते थे वो सब उन्होंने बताया था आपको। दूसरा, अपरिग्रह। लकड़ी की थाली, कटोरी, आश्रम का एक लोटा, कंबल और पुस्तकें, इतना ही परिग्रह रखा है। बंडी, कोट, टोपी आदि ना पहनने का व्रत लिया है, इस कारण शरीर पर भी धोती ही ओढ़े लेता हूँ। तीसरा, सत्य, अहिंसा, ब्रह्मचर्य। इन व्रतों का परिपालन अपनी जानकारी में मैंने ठीक ठाक किया है, ऐसा मेरा विश्वास है। इस प्रकार छोटी सी अवस्था से विनोबा जी को कठोर साधना आरंभ हो गई थी, जो अंत तक अखंड गति से चली। वस्तुतः आरंभ से ही उनकी दृष्टि अंतर्मुखी थी, इसी से उन्हें दुनिया के आडंबर में कभी रस नहीं आया। कॉलेज में पहुंचते पहुंचते उन्हें वर्तमान शिक्षा प्रणाली का निरर्थकता दिखाई दे गई। झट पढ़ाई छोड़ दी और स्कूली पढ़ाई का मुंह मन से सदा के लिए निकाल लिया। विनोबा जी का जन्म 11 सितंबर 1895 में महाराष्ट्र के गागोदा नामक ग्राम में हुआ था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा बड़ौदा में हुई थी। वहीं से उन्होंने सन 1913 में हाई स्कूल की परीक्षा पास की। मेधावी छात्र से गणित उनका प्रिय विषय था। मराठी में कई बार 100 में से 99 अंक प्राप्त किए। इंटर की परीक्षा देने बम्बई जा रहे थे कि देशभक्ति और वैराग्य की भावना ने उनका मुँह दूसरी ओर मोड़ दिया। वे काशी गए। उन्हीं दिनों हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह के अवसर पर गांधी जी वहाँ आए थे। विनोबा जी ने अनुभव किया राजनीति और अध्यात्म का इस व्यक्ति में वैसा ही सुंदर समन्वय हुआ जैसा मैं चाहता हूँ। थोड़े पत्र व्यवहार के उपरांत वे गांधी जी के निकट पहुँच गए। साबरमती, वर्धा, नालवाड़ी तथा परम धाम में उन्होंने जो प्रयोग किए उनकी विस्तार से चर्चा करना असंभव है। अपने मौलिक चिंतन से उन्होंने कताई, सफाई तथा बुनियादी शिक्षा में असामान्य क्रांति की। उनकी कताई की योग्यता के विषय में गांधी जी का कहना था कि इनमें विनोबा जी इतने निष्णात हो गए कि बहुत ही कम लोग उनकी तुलना में रखे जा सकते हैं। सन 1951 में उनके जीवन में एक नया मोड़ आया। सर्वोदय सम्मेलन में भाग लेने के लिए उन्होंने वर्धा से शिवरामपल्ली हैदराबाद की पैदल यात्रा की, जहाँ वहाँ से कुछ साथियों के अनुरोध पर वे तेलंगाना क्षेत्र में गए, जहाँ साम्यवादियों को हिंसात्मक प्रवृत्तियों के कारण भारी आतंक छाया हुआ था। 10 अप्रैल को नलगुंडा जिले के पोचमपल्ली गांव में रुके। वहां की 3000 आबादी में 2000 व्यक्ति भूमिहीन थे। कुछ हरिजन आकर विनोबा जी से मिले और उन्होंने अपने हाथ से खेती करने के लिए 80 एकड़ भूमि की मांग की। विनोबा जी ने प्रार्थना सभा में यह मांग उपस्थित लोगों के सामने रखी। तत्काल एक भाई उठ खड़े हुए और उन्होंने 100 एकड़ भूमि दे दी। यह था भूदान गंगा का उद्गम। विनोबा जी को इसके पीछे ईश्वरीय संकेत दिखाई दिया और वे भाईचारे की दीक्षा देने के लिए सारे देश की पदयात्रा पर निकल पड़े। विनोबा जी को लाखों एकड़ भूमि मिली, हजारों गांव मिले। जीवनदानियों की उनके पास सेना खड़ी हो गई। शांति सैनिकों और टोलियां तैयार हो गई। गांव ही नहीं प्रखंड मिले। प्रायः पूरा बिहार उन्हें समर्पित कर दिया गया। भारत गांवों का देश है। किसान और मजदूर देश की बुनियाद है। विनोबा जी मानते थे कि किसानों और मजदूरों को ऊपर उठाए बिना देश की उन्नति नहीं हो सकती। बिना लोक शक्ति को जागृत किए देश का अभ्युदय नहीं हो सकता। विनोबा जी कहते थे कि एक शक्ति हिंसा है, पर हिंसा से हिंसा उत्पन्न होती है। दूसरी शक्ति कानून के, पर कानून का रास्ता बड़ा लंबा और जब तक उपयुक्त भूमिका ना हो, ये सब मैं अभी आपको ऊपर समझा चुकी हूँ, इसलिए ये दोबारा समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपने ऊपर सभी पढ़ चुका वही चीज़ है। 15 नवंबर 1982 को उन्होंने अपना पार्थिव शरीर त्याग दिया। एक ऐसी महान विभूति उठ गई जिसमें पुरातन और आधुनिकता का दुर्लभ समन्वय था और जिसके जीवन का प्रत्येक क्षण मानव हित के लिए समर्पित रहा था। तो बच्चों, विनोबा जी की जो प्रतिभा थी वो सर्वोत्तोन्मुखी थी। जीवन का कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जिसमें उनकी गति ना हो। वे ज्ञानी थे, दार्शनिक थे, गणितज्ञ थे, विद्वान थे, मौलिक चिंतक और विज्ञानवेत्ता थे, परंतु उनका सबसे बड़ा गुण यह था कि उनमें बुद्धि, वाणी और कर्म का अपूर्व समन्वय था। तो आपको भी उनसे कुछ सीखना चाहिए। आशा करते हैं आपके समझ में पाठ आ गया होगा। पाठ समाप्त।